आप सभी साथियों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं दिल से स्वागत करता हूं। एक बहुत ही दुखदाई घटना का साक्षी मैं रहा और आज आप सबके सामने उसी को लेके बात करने आया हूं। मैं 2 दिन से राजकोट में था और उस 2 दिन के मेरे वहाँ राजकोट रहने के बाद मैं दिल से कहता हूँ मैं रात सो नहीं पाया। इतनी दर्दनाक स्थिति जो मैं देख के आया, अगर पत्थर दिल इंसान भी है तो उसका दिल रो उठेगा। इस तरह की घटना घटी है। राजकोट में एक गेम जोन में छुट्टियों के दिन है, बच्चे उस गेम जोन में ज़्यादातर थे और ना कोई फायर सेफ्टी, ना कोई एग्जिट और एंट्री के अलग डोर। कुछ कानून है, उस सारे कानूनों को तोड़ के पूरी तरह से माने जितने भी प्रावधान है कि आप रेसिडेंशियल जोन में कॉमर्शियल नहीं कर सकते हो। अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हो तो सेफ्टी के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। आप अगर ऐसी एक्टिविटी करते हो और पब्लिक आ रही है तो एंट्री और एग्जिट अलग अलग होना चाहिए। अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हो कि जहाँ से आग लगने की संभावना है तो उस वक्त नहीं करना चाहिए जब लोग अंदर है। आपको उस प्रीमाइसिस में नीचे पेट्रोल और डीजल का बड़ा जत्था नहीं रखना चाहिए। ये सारी चीजें के थी और वहां पे सारे कानून को तोड़ते हुए जो काम हो रहा था। आग लगती है, बच्चे अंदर हैं, कुछ बड़े भी अंदर हैं, एक ही एंट्रेंस का डोर है। कुछ लोगों से कुछ वीडियो भी की थी जो मुझे नहीं लगता है कि मुझे मेरे सोशल मीडिया पे साझा करनी चाहिए। मैंने जिसके पास है उनको भी मना किया। बच्चे अंदर से चिल्ला रहे हैं और कोई निकलने का कोई तरीका नहीं, ना कोई विंडो ना खिड़की, एक ही दरवाजा जहां जो आग से पूरी आग के लपेट में है और बचाओ बचाओ की चिचियारियां। एक आध 2 लोग ऐसे भी निकले, इंसानियत के नाते बचाने की कोशिश करने गए सो गए, बाहर वो भी नहीं आ पाए। 31 लोगों ने जान गंवाई है, 31, और इस तरह से जले हैं। मैं मीडिया का भी धन्यवाद करता हूं कि किसी ने भी उन तस्वीरों को कैमरे की आंखों से नहीं दिखाया है। अगर उसको देखते तो बच्चे या बुजुर्ग या कोई बीमार, उसके लिए विपरीत असर हो सकती है। इस तरह के जले हुए बॉडीज है। जब हम गए मेरी टीम के साथ और हम भी उनके साथ जहां जो हो रहा था लोग देख रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग उनकी थोड़ी मदद करने लगे और जब हटाने लगे तो कुछ बॉडीज के ऐसे छोटे छोटे पीसीज जो बिल्कुल जल के खाक हो गए हैं, ऐसे पीसीज में बॉडी निकल रही थी। जैसे कोई इतना टुकड़ा है, कोई इतना टुकड़ा है, कोई इतना टुकड़ा है। सफ़ेद कपड़ा मंगवा के रखा था, उसमें मैंने उस पीसीज को तो नहीं पर वो कपड़े में करके लगा रहे हैं, वो मैंने मेरे ट्विटर हैंडल पे भी रखा था। मैंने इंसान की जान से कीमती और कुछ भी नहीं हो सकता है। कितना भी मुआवजा, कितनी भी पनिशमेंट, कितनी भी एसआईटीज, एक इंसान जो जान गंवा देता है उसको वापस नहीं ला सकता है। और सबसे बड़ी दुखदाई बात तो ये है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं इस पे राजनीति नहीं करना चाहता हूं, पर दुखी हूं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कोई सीरियसनेस नहीं है।
ऑनरेबल हाई कोर्ट का धन्यवाद करता हूं, डिवीजन बेंच ऑफ द ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट। सियो मोटो उन्होंने एक पीआईएल के तौर पे पूरी मैटर अखबार चैनल्स टीवी के जो दिखा रहे थे उनके आधार पर पीआईएल ली, और जब पीआईएल हाईकोर्ट ने ली और देखा तो हाईकोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन किया, वी हैव नो ट्रस्ट इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टेट गवर्नमेंट। शायद कुछ हमारे दिल्ली के चैनल्स ने भी वो हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशन को कल चलाया भी था। क्यों कहना पड़ा हाईकोर्ट को ये? हमारे संविधान में अगर देखें तो जान और माल की सुरक्षा वो सरकार की जिम्मेवारी है, और सरकार ही खुद जब लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करे तो क्या हालत होते। आप देखिए, जहां पे ये टीआरपी गेम जोन है वहां पे एक एक्सपो होता है 2022 में, और भाजपा की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर उधर जाते हैं, और वो गेम जोन वाले इसको वायरल करते हैं, अपने सोशल मीडिया पे लगाते हैं कि मेयर साहब हमारे वहां पधारे। इसके बाद ये बीजेपी के एमएलए, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी एंड एंटायर बीजेपी टीम, और इसका भी फोटो उनके सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं कि ये लोग आए। इसके बाद कलेक्टर, म्युनिसिपल कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, उस जोन का डीसीपी, ये सारे इधर जाते हैं और वो भी फोटो तस्वीर खिंचवाते हैं, वहाँ कार रेसिंग में पार्ट लेते हैं और ये गेम जोन चलाने वाले हैं वो अपने सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं। अब इसके बाद आप अगर छोटे छोटे लोगों को सस्पेंड करोगे, क्या मैसेज देना चाहते हो? जब अगर आपका कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, आपका एसपी, आपका जोन का डीसीपी वो वहां तस्वीर निकलता है, फिर क्या कोई पीआई, पीएसआई या कोई फायर ऑफिसर जाके उस आदमी को कह सकते हैं कि तुम्हारा ये इलीगल है, बंद करो इसको? पर सरकार इस पे चिंतित नहीं है, सिर्फ ट्रांसफर बड़े अफसरों का करके वो खुश होते हैं। मैं दुख के साथ कहता हूं, ये पहला हादसा नहीं है। कुछ ही वक्त के मैं आपको सिर्फ चंद महीनों की बात करता हूं, कोई लंबी चौड़ी नहीं। आप सबको पता होगा, सूरत में एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के नाम पे एक्टिविटी चल रही थी और 22 लोग वहां बच्चे थे, सारे बच्चे थे, 22 बच्चों ने जान गंवा दी। और स्मार्ट सिटी में वहां तक के लिए सीढ़ी तक नहीं थी, 22 बच्चे ने जान गंवाई। कल सूरत में ये सारे फैमिलीज इकट्ठे हुए, वर्नाक्युलर चैनल्स ने दिखाया उसको, वो रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे 22 बच्चे गए, आज तक गुजरात सरकार से हमें कोई न्याय नहीं मिला है। अब राजकोट के बच्चों को न्याय मिले उसकी हम प्रार्थना करते हैं। और रोते हुए वो फैमिली वहां करते हैं। बस अभी 1-1.5-2 महीने की बात है, आप सबने देखा होगा, बड़ौदा में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एक तालाब है, उसमें बोटिंग का कॉन्ट्रैक्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन देती है। छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे उस बोट में बैठते हैं, लाइफ जैकेट नहीं था बच्चों के लिए, नहीं, कैपेसिटी बोट की थी, उससे ज्यादा बच्चों को अंदर बिठाया गया, रेस्क्यू का कोई प्रावधान नहीं था। और छोटे छोटे 14 बच्चे, मैं बड़ौदा भी उस वक्त गया था, अगर आप उस बच्चों की तस्वीर देखो लगे कि ये
आने वाला कल का इसका भविष्य था, इसके पास लंबी जिंदगी थी। 14 बच्चों ने बड़ौदा में, जहां म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भाजपा की, सरकार भाजपा की, ट्रिपल इंजन, लोकल बॉडीज बीजेपी, स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी, सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी, कोई ने चिंता किसी ने नहीं की, एक भी एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद बनासकांठा में पालनपुर में अभी इनॉग्रेशन नहीं हुआ था, ब्रिज का काम कंप्लीट हुआ था, इनॉग्रेशन बाकी था, समारोह बनना था, वो ब्रिज गिर जाता है और नीचे रिक्शा वाले और गरीब लोग ब्रिज गिरने से मरते हैं। और उस ब्रिज को बनाने वाली कंपनी जो गलत काम करती थी, सही नहीं करती थी, क्वालिटी मेंटेन नहीं करती थी, इसके लिए इसको ब्लैकलिस्ट किया था। वो कंपनी मैंने चेक नंबर के साथ रिलीज किया। ब्लैकलिस्ट कंपनी कि एक काम इसको नहीं देना चाहिए, वो 2 लाख रुपया का चंदा बीजेपी को देता है। मैंने चेक नंबर के साथ कहा कि कौन सी डेट, कौन सा बैंक, और ब्लैकलिस्ट होने के बाद ब्लैकलिस्ट से हटाया जाता है और उसी को पालनपुर का, बनासकांठा का वो ब्रिज का काम दिया गया था जो गिरता है शुरू होने से पहले ही। अब कभी भी कहीं ऊपर काम चल रहा है, नीचे ट्रैफिक परमिसेबल ही नहीं है। कैसे आप नीचे ट्रैफिक से जाने देते हो जब ब्रिज अभी तक शुरू नहीं हुआ? लोग मर के, गरीब लोग। तो ये बड़े दुख के साथ कहता हूं, ये गुजरात का मोदी मॉडल है। यहां पे कोई कदम नहीं उठाए गए और मैं ऑपोजिशन में रह के एलिगेशन लगाऊं नहीं, मैं आप सभी को विनती करता हूं कि आप आइए, आप अपना खुफिया कैमरा लेके भी घूमिए, थोड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कीजिए और देखिए वहां पे किसी भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले शहर में चले जाइए और कहिए कि मुझे फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपने सही कानूनन सब करवाओगे फिर भी बिना पैसे फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं, और कुछ भी ना करो और बड़ा हफ्ता दे दो, आपको फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपको बिल्डिंग यूज परमिशन चाहिए, आप हफ्ता दो, पैसा दो, काम करवा लो। बीजेपी के गुजरात के फंड में जो पैसे आते हैं वो कब, किसने और क्यों दिए, आप थोड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करोगे तो पता चलेगा। ऐसे लोग ही पैसे देते हैं जिसको सारा इलीगल काम करना है, लोगों के जान के साथ जिनको खिलवाड़ करना है। अच्छे अफसर से हमारे वहां सबको साइडलाइन में बिठाया है। जो सरकार में हां करे, धन संग्रह में मदद करे, वो उसका फील्ड में पोस्टिंग रहेगा। और एक ऐसा हवा बना के रखा, ऐसा खौफ बना के रखा है हमारे वहां। आप, मैं कहता हूं ऐसे नहीं, आप खुद जाके देखेंगे। वी हैड ए वेरी गुड ऑफिसर्स, कोई किसी पार्टी के लिए नहीं, स्ट्रिक्ट नॉन करप्ट अच्छे ऑफिसर्स, मैं नाम गिना सकता हूं। डीजीपी, एडिशनल डीजीपी रहे श्री कुमार जी, जिन्होंने आज के प्रधानमंत्री जी को भी मना कर दिया था कि आप एक मीडिया हाउस के मालिक का नंबर दे रहे हो कि इस नंबर को रिकॉर्ड करूं मैं, सॉरी सर, ये मैं नहीं कर सकता हूं, दिस इज नॉट माई जॉब। श्री कुमार, सतीश वर्मा, टोटली नॉन करप्ट स्ट्रिक्ट ऑफिसर, रजनीश राय, राहुल शर्मा, जिसने अपनी जान पे खेल के राइट्स के दौरान भावनगर में 322 बच्चों की जान बचाई थी, राहुल शर्मा, ऐसा लंबा लिस्ट है। उन सब का कैरियर खत्म किया, उन सब को इस तरह से परेशान किया कि आज गुजरात में कोई भी अच्छा अफसर या तो साइड पोस्टिंग में जाना पड़ेगा या सरकार की हां में हां मिलाना पड़ता है। और इसका ये नतीजा है कि इस तरह से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रही है। उस दिन राजकोट में गेम जोन का एंट्री था 400 रुपया। उस दिन के लिए
₹99 की स्कीम निकाली थी। तो आने वाले लोग, मैं उन फैमिलीज को मिला हूं। डेड बॉडीज तो सारी दी नहीं गई है क्योंकि पहचानना ही मुश्किल है। डीएनए टेस्ट की बात करते हैं, आई डोंट नो डीएनए टेस्ट से भी पता चलेगा या नहीं, इस तरह से बॉडीज है। मैं उन घरों पे गया हूं क्योंकि ₹400 की जगह ₹99 था उस दिन। तो जाने वाले ज्यादातर लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोग थे, क्योंकि उस दिन स्कीम थी कि ₹99 में बच्चा गेम जोन में जाएगा। कोई भी मुआवजा, कोई भी वेल्थ इंसान की जान वापस नहीं ला सकती है। पर जब आप 16 लाख करोड़ बड़े उद्योगपतियों का मोदी जी माफ कर सकते हो, तो ये गुजरात जहां से आप आए, जहां की जनता ने आपको इतना बड़ा बनाया, उनके दुख में आप कैंपेन छोड़िए, 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आप तो हवाई जहाज से जाना है, जाइए राजकोट में, इनके आंसू पहुंचिए, मिलिए उनसे। मैं एक गुजराती होने के नाते आपसे गुजारिश करता हूं मोदी जी, जाइए, मिलिए उन लोगों को, पता चलेगा आपको। और आपकी अगर कितना भी पत्थर दिल आप हो, आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे जब जाओगे वहां। 6 या 7 लोग फैमिली में है, उसमें से 5 लोग चले गए और 2 ऐसे बचे हैं कि जो बुजुर्ग है, ना वो कुछ कमा सकते हैं ना खा सकते हैं। हम तो करते हैं, हमसे जो होगा, हमारा जिम्मेवारी है। पर सरकार की एक सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। आप देखिए, अस्पताल में डेड बॉडी लेने के लोग बैठे हैं और आप पानी तक नहीं दे रहे हो। इतने दिन हो गए, अभी तक उनके बॉडीज मिले नहीं परिवार के, और उनके लिए आप इतनी भी व्यवस्था। कल मैं गया तो हमारे लोगों को मैंने कहा कि भाई पानी, छाछ कम से कम इतना तो यहां दो। हमारे लोग कर रहे हैं, सरकार की कोई जिम्मेवारी ही नहीं। क्या हमारा प्रशासन और हमारी सरकार, इंसानियत मर चुकी है क्या? ये वही देश है मेरा जहां एक रेल दुर्घटना होती थी, रेल मंत्री रिजाइन करता था। ये वही मेरा देश है जहां एक विमान का एक प्लेन क्रैश होता था, नागरिक उड्डयन मंत्री, सिविल एविएशन मंत्री रिजाइन करता था और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करता था। मैंने आपको तो सिर्फ चंद महीनों के गुजरात के किस्से सुनाए। कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई सीरियसनेस नहीं, एक भी अफसर का एफआईआर में नाम नहीं है, एक भी नाम नहीं है। मेरी मांग है सबसे पहले कि छोटी मछलियां मत पकड़ो, ये बड़े मगरमच्छ ऑफिसर्स एंड जो ऑफिस बेरर्स जिनकी जिम्मेवारी थी, उनका एफआईआर में नाम दर्ज हो। सेकेंड, एसआईटी की लिफाफोपी हर वक्त करते हो, कुछ नहीं होता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल हाई कोर्ट के सिटिंग जज के निगहबानी में पूरा इन्वेस्टिगेशन हो। तीसरी मेरी मांग है कि कितना भी मुआवजा इसकी जान वापस नहीं ला सकता है, पर मैंने देखा है ₹99 थे उस दिन 400 के बजाय, तो अंदर जाने वाला बहुत गरीब परिवार था, वो बच्चे थे, वो लोग थे। तो उनको सिर्फ चंद रकम दे के मत छूटिए, उसको ठीक से मुआवजा, ताकि उनका परिवार का दुख पूरा तो आप दूर नहीं कर सकते हो, पर आने वाले दिन उसके कट सके, उसके लिए उनकी व्यवस्था हो। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को आप सुपरसीड कीजिए, चुनी हुई बॉडी की ये जिम्मेवारी थी, आप सुपरसीड कीजिए उसको। ये मेरी मांग है। आपके कोई सवाल होंगे तो उन सवालों का स्वागत रहेगा। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और एक आज इसके साथ साथ एक रूटीन काम भी मुझे करना है, जोड़ना तो नहीं चाहता था इसके साथ, पर आज जयराम रमेश जी को करने वाले थे, पर उनकी कुछ कमिटमेंट आ गया है, तो वो जिम्मा भी मेरे सर पे है। 3 लोगों का आज कांग्रेस पार्टी में ज्वाइनिंग हो रहा है। मैं
बुला लो उनको और 3 कुर्सियां भी लगा दो। अब मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि 1-to-1 इस इश्यू पे मैं नहीं दूंगा, राजकोट वाले इश्यू पे। मैं चाहूंगा कि आप खुद ही थोड़ा बहुत आपके लोकल लोगों से बात करके इसमें उनको न्याय मिले। मैं इसको पॉलिटिकली बहुत कुछ नहीं करना चाहता हूं, पर कम से कम इस जिन्होंने, वो गरीब लोग हैं, वो पैसे वाले नहीं है, नहीं लड़ पाएंगे। तो मीडिया भी एक डेमोक्रेसी का बहुत ही महत्व का पिलर है। मैं इस गुजारिश करूंगा कि आप भी इस बात को थोड़ा इस तरह से चलाइए कि जान तो किसी की वापस नहीं ला सकते, पर दोबारा ऐसी घटना कहीं ना घटे और जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य गंवाए हैं उनको न्याय मिले, उनको अपनी आगे का जीवन पसार करने, क्योंकि कमाने वाला चला गया। बच्चे को लेके जनरली आने वाला वही होता है जो घर में 5 पैसा कमा के लाता है वही, तो उनको ठीक से मुआवजा भी मिले, ये मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए, कितनी भी अमाउंट हम कहेंगे वो अमाउंट तो पुख्ता नहीं होगी, क्योंकि जान की कोई कीमत नहीं हो सकती है। पर जिस फैमिली ने जिस तरह से लोग गंवाए हैं, आज की जिस तरह से महंगाई और परिस्थिति है, तो उसमें साइजेबल अमाउंट सरकार तय करे। मैं कोई आंकड़े में इसलिए नहीं जाता हूं क्योंकि ये मांग करके भी फिर मैं उनको झूठी उम्मीद नहीं दिलाना चाहता हूं कि मैंने ऐसी मांग की है और ऐसा मिल जाएगा। सरकार की जिम्मेवारी है, जितना मैक्सिमम कर सकते हैं आप। 16 लाख करोड़ अगर बड़े उद्योगपतियों का माफ कर सकते हो, तो इन परिवारों को उसी हिसाब से साइजेबल अमाउंट मिले, वो मैं जरूर मांग करूंगा। हाँ, गुजरात मॉडल की मार्केटिंग करके जो है मोदी साहब यहाँ तक पहुँचे हैं, तो क्या कांग्रेस नाकाम हुई है ये जो है इसको एक्सपोज करने में? देखिए, गुजरात मॉडल और मोदी मॉडल वो 2 अलग अलग है। गुजरात मॉडल महात्मा गांधी जी का मॉडल है। गुजरात का डीएनए डेवलपमेंट है। अगर आप हड़प्पन संस्कृति देखेंगे तो हमारे वहाँ धौलावीरा में, कच्छ में राणक देवी का किला या लोथल आप जाके देखिए, 10,000 साल पहले जो इंसान और जगह थे और गुजरात में थे, वो डेवलपमेंट में 2 कदम आगे थे। वो इसके ऊपर संशोधन करने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा है, कोई मेरा दावा नहीं है। गुजरात के पास 1660 किलोमीटर का दरिया किनारा है, जो देश में किसी एक स्टेट के पास नहीं है। सबसे ज्यादा अगर किसी के पास है लंबा दरिया किनारा तो गुजरात के पास है। जब ना गूगल था, जब ना मोबाइल था, जब ना कोई और सुविधा थी, जब ना मशीन बोट्स थी, तब गुजरातीज यूरोप के साथ, अफ्रीका के साथ व्यापार करते थे। पर गांधी जी की वजह से हमने कभी भी, मैं खुद एक मिनिस्टर रहा सरकार में, और जब मैं मिनिस्टर था तब पूरे देश में रियल इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा अगर कहीं आया तो गुजरात में आया। पर हमने सेंट्रलाइज नहीं किया था। बैलेंस डेवलपमेंट के हिसाब में एशिया की सबसे बड़ी 2 रिफाइनरी, एसआर और रिलायंस, वो जामनगर में लगी, क्योंकि जामनगर वॉज अ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। जनरल मोटर्स का कारखाना हमने कहा आदिवासी क्षेत्र में लगेगा, पंचमहाल में लगेगा। पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर राजीव गांधी जी के आशीर्वाद थे, बड़ौदा से लेके नवसारी तक का पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना, पर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ फार्मर्स। पर ये सारी बातों की हमने, रियल इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र से ज्यादा भी उस वक्त गुजरात में आया था। और एमओयू नहीं, मोदी जी तो वो फर्जी एमओयू करवाते हैं, पर हमने कभी मार्केटिंग में 1 रुपया खर्च नहीं किया था, कोई पब्लिसिटी में खर्च नहीं होता था। और एक गांधीयन फिलोसॉफी थी। आप गुजरात के सर्किट हाउस भी देखोगे तो वहां खद्दर के आपको कर्टन और टॉवेल मिलता था, और सिंपल होता था कि कम से कम खर्च कैसे किया जाए। इसके बाद जो लग्जरी हुई मोदी जी के वक्त में, आज सर्किट हाउस सारे 5 स्टार से आपके सामने, यहाँ हमारा भवन बना है, आप जाके सामने वाले भवन को देखिए, 5 स्टार होटल लगेगा। ये मोदी मॉडल है।
गुजरात मॉडल गांधी मॉडल है। हम 1 पैसे का कर्जा गुजरात में नहीं लेते थे, और आज बीजेपी के इतने सालों के बाद बजट से ज्यादा कर्जा गुजरात के, टोटल 1 साल का बजट उससे ज्यादा कर्जा गुजरात पे है। आप कहते हो हां, हम कहीं ना कहीं बीजेपी को रोकने में स्टेट में नाकाम जरूर रहे। स्टेट में सरकार 2017 में बनती रुकी, कुछ हमारी भी कमजोरियां हो गई, मैं एक्सेप्ट करता हूं। वी विल वर्क ऑन आवर वीकनेसेस, वी विल स्ट्रेंथन आवर स्ट्रेंथ। पर सबसे ज्यादा क्या हुआ है गुजरात में, क्या चुनाव देख लीजिए, कभी डेवलपमेंट पे नहीं लड़ा गया है, हिंदू मुसलमान पे लड़ते हैं। कभी विकास की राजनीति पे आए और लड़े, गुजरात का चुनाव आते कहते हैं कि मनमोहन सिंह जी सिर क्रिक पाकिस्तान को दे देंगे। क्या दी सिर क्रिक? सिर क्रिक है कच्छ के पास, गुजरात में लोगों को प्राइड लगता है कि हमारा है। चुनाव के वक्त चलाया कि दे रहे हैं मनमोहन सिंह जी, कुछ नहीं हुआ। सोहराबुद्दीन को मार दिया, क्या गलत किया है? सही किया है ना भाइयों बहनों। तो मियां मुशर्रफ ये वो हिंदू मुसलमान करके वो चुनाव, इसी चुनाव में भी क्या हो रहा है, अब कह रहे पाकिस्तान पे सॉफ्ट है कांग्रेस। अरे भैया, देश आजाद हुआ तब से लेके कभी भी पाकिस्तान के मुखिया को किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने, इंक्लूडिंग अटल बिहारी वाजपेयी जी, भाजपा के थे, पाकिस्तान के मुखिया को शपथ समारोह में कोई प्रधानमंत्री नहीं बुलाता था। क्यों बुलाया मोदी जी ने? जवाब दो आप। मोदी जी पहले, फिर कांग्रेस पे हल्ला बोल करो। क्यों चले गए थे जब हमारे लोग शहीद हो रहे थे, हमारे सिपाही, हमारी जान, हमारी सुरक्षा के लिए तैनात, वो लोग यहां जान दे रहे थे, और आप वहां पे बिना बुलाए पाकिस्तान चले गए थे। शॉल दे आए, साड़ी ले आए, पता नहीं क्या क्या कर आए। क्यों? हमने तो कभी राजनीति नहीं की आतंकवाद पे। आपने पुलवामा हो, सबसे ज्यादा शहीद, आप तो कहते थे कि 1 सर जाएगा 20 लेके आऊंगा। चाइना की बॉर्डर पे 20 जवान शहीद हुए, एक खरोंच भी की आपने चाइना के लोगों को। तो ये चुनावी जुमले हैं, वो कभी कभी चलता है। वहां पे लोग हमारे यहां से जज्बात से वोट करते हैं, यहां से भी कर लें, वो वक्त आया है इस बार, देखेंगे जरा। थैंक यू। हाँ सर, आज प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू हुआ है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि ऑपोजिशन को ये आदत हो गई है कि मुझे गाली दें, कभी कोई पागल बोलता है, कभी मेंटली अनस्टेबल बोलता है, लेकिन मैं अब गाली प्रूफ हो चुका हूं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात यह है कि सबसे ज्यादा गाली गलोच राजनीति में किसी ने की है तो मोदी जी ने की है। सोनिया जी के लिए, राहुल जी के लिए क्या क्या लफ्ज बोले थे आप सब जानते हो। मनमोहन सिंह जी, जिसको दुनिया ने तारीफ की, मोदी जी ने उनके लिए कहा था कि एक ऐसा प्रधानमंत्री है, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, कि जिसकी पगड़ी के नीचे कुछ नहीं है। माने सरदार है, सिख है तो पगड़ी है, और सिख के पगड़ी के नीचे कुछ नहीं है, वो मोदी जी ने कहा था। तो दूसरों को गाली गलौज करता है। अच्छा, आप कौन कहेगा? जब आप ऐसी बात करोगे, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हो, और आप ऐसी बात करोगे कि 2 भैंस है तुम्हारे पास, तो 1 भैंस कांग्रेस ले जाएगी, लोग क्या कहेंगे? सोशल मीडिया में आएगा वही कि आप ऐसी बात कर रहे हो। अगर आप ऐसा कहोगे, आप खुद मंगलसूत्र का सम्मान नहीं करते हो, और आप ये कहोगे कि ऐसी मशीन लाएंगे कि आपके घर में झांकेंगे और आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे, क्या ऐसा होता है? क्या प्रधानमंत्री ऐसी भाषा बोलता है क्या? और फिर अब कहते हैं कि लोग मुझे गाली देते हैं। भैया, आपने सबको बहुत दी है, और आपको सोशल मीडिया में अब देश की जनता आईना दिखा रही है, उसका ठिकरा कांग्रेस पे मत फोड़ो। या ये भी बोला है इसी इंटरव्यू में कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को एंडोर्समेंट मिलते हैं पाकिस्तान से, वहां से काफी ट्वीट सपोर्ट करते हैं, इस पे एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। देखिए, मैंने पहले दो किस्से तो आपको सुनाए। तो मोदी जी का क्या तालमेल पाकिस्तान से है? कांग्रेस का तो वो इतिहास रहा है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके रख दिए तो वो की सरकार थी। अगर 56 इंच का सीना था, अब हमारे वहां से एक विधायक को लेके गए हैं बीजेपी में, वो तो 56 इंच का सीना किसका होता है वो पहले कहते थे, मैं ऐसी भाषा नहीं बोलूंगा, वो आज उनके साथ है।
तो ये खुद जो करते हैं वही दूसरे को चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं। पर होता है कभी कभी, निर्मल बाबा भी चलता है तो मोदी बाबा ऐसी बात करते हैं, पर देश की जनता भोली जरूर है पर दिमाग से सोचती भी है, और ऐसी बातें चिपकेगी नहीं। लोग मेन इश्यूज पे सवाल पूछते हैं कि आपने कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां खोलूंगा, तो 10 साल की 20 करोड़ नौकरियां कहां है। लोग सवाल करेंगे कि मोदी जी आप इंटरव्यू में गाली गलौज मत करो, आप ये कहो कि महंगाई को आप कम करने वाले थे तो गैस का सिलेंडर 400 का 1100 और अभी चुनाव में आपने 200-300 कम करके 800 किया, क्यों किया। पेट्रोल डीजल महंगा क्यों। लोग पूछेंगे कि 20 सर लाने वाले थे, क्या हुआ। आप बात कीजिए कि आपने कहा था कि काला धन वापस लाऊंगा, यूं ही अकाउंट में 15-15 लाख। आप पूछेंगे, लोग पूछेंगे कि आपकी गारंटी थी कि जो रियल टैक्स पेयर है, लाइक आप सब मेरे सामने बैठे हो, आपको चेक से पैसा आता है, आप टैक्स चोरी नहीं कर सकते हो, आपका इनकम टैक्स का स्लैब वो 10 लाख करने वाले थे, किया क्या आपका। उसका मैनिफेस्टो में है कि 10 लाख अपर मिडिल क्लास रियल टैक्स पेयर का करेंगे, किया नहीं। पर बड़े जो दोस्त हैं उनका कॉरपोरेट टैक्स जरूर उन्होंने कम किया। यह भी कहा था कि काला धन आएगा, उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो मेरे रियल टैक्स पेयर माने आप जैसे लोग हैं उनको मैं दूंगा, क्योंकि वो कर की चोरी नहीं कर सकते। मुझे पता नहीं, अगर किसी साथी के अकाउंट में आया हो तो मुझे बता देना। तो ये रियल इश्यूज है। फार्मर्स दुखी है, अग्निवीर को लेके युवाओं को सैन्य में जिस तरह से झोंका है वो दुखी है। तो उस पे बात नहीं करके मैनेज इंटरव्यू करके मोदी जी जो बातें कर रहे हैं वो मैं नहीं मानता हूं कि देश की जनता स्वीकार करेगी। देखिए, मैं 2 दिन से राजकोट में था। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है, उसमें हमने, और इस ऐसे मौके पे राजनीतिक दल के नाते हमारी जिम्मेवारी ये भी होती है कि लोगों के आंसू पहुंचे, लोकली जो भी हेल्प कर सकते हैं। राहुल जी ने जो ट्वीट किया था कि हर कांग्रेसी मदद करे, तो हम गए थे, तो जहां एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है हम भी करें। हमने सामने से कहा कि अब आपको भी कहीं जरूरत है, क्योंकि मलबा पड़ा हुआ था, जिस तरह से हटा हुआ था, हम भी गए थे तो खुद भी जितना हो सकता था करते। आज तक नहीं हुआ है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये तार, मैंने आपको तस्वीरें दिखाई, बीजेपी टीम और बीजेपी के लोग और मिलके ये सब कुछ चलता है। तो जांच नहीं होती, आपकी बात सही है, एसआईटी बनती है, लिफाफोफी होती है। सूरत कांड के कल लोग फैमिली इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि हमें अभी तक न्याय नहीं मिला है। मैं धन्यवाद करता हूं और मुझे उम्मीद हाईकोर्ट से है, मैं आपसे भी बात करता हूं आज इसी उम्मीद के साथ कि लोगों के बीच ये बात कौन पहुंचाएगा। हम जा रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे आप देखिए कितना चल रहा है। गुजरात में गुजराती में चलता है थोड़ा बहुत ज़्यादा, तो कुछ आपको पल्ले ना पड़े ऐसा भी हो सकता है, पर लोग आक्रोशित है। और जो गुजरात में ये अहंकार है, 156 सीट लेके आए, तो और अहंकार आ गया और उनको लगता है कि हमें कोई चिंता नहीं है, आखिर में हिंदू मुसलमान कर लेंगे और चुनाव जीत जाएंगे। पर हर बार ये नहीं चलेगा और इस चुनाव के नतीजे भी आप देखना। बीजेपी कहती थी गुजरात में 26 में से 26 जीतेंगे, सभी सीटें 5-5 लाख वोटों से जीतेंगे। वोटिंग हो जाने के बाद एक भी बोलता नहीं है। तो इस बार गुजरातियों ने जरूर बीजेपी को सबक, मैं स्वीकार करता हूं 2014-2019 में हम जीरो थे, पर 24 में
ज़रूर लोगों का परसेंटेज, वोट और हकीकत एक्सपोज हुई है, तो इसका फ़ायदा होगा। शक्ति सर, अभी पीएम का एक बयान आया है, झारखंड में वो एक रैली कर रहे हैं, जनसभा। वहाँ पर उन्होंने बोला है कि आप याद करें 2014 में मोदी के आने से पहले रोज़ रोज़ घोटाले होते थे, कांग्रेस गरीबों के नाम पर पैसा लूटा करती थी, मोदी ने वो सब बंद कर दिया, जनता का पैसा जनता के हित के लिए इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड आप सबके सामने है, इससे बड़ा घोटाला और कोई हो नहीं सकता है। धन्यवाद करता हूं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने बाहर लाया, वरना तो खुफिया तरीके से मोदी जी कर रहे थे। जो भी घोटाले वाले कहते थे मोदी जी को मैं कहना चाहता हूं कि आपके पास ना हो तो आपकी स्पीचेस का मैं एक आर्काइव बना के रखता हूं, लाइब्रेरी। मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने जिन जिन को सबसे बड़े घोटाले वाले कहे, क्योंकि वो कल तक मेरे साथ थे, तो मेरा नेचर नहीं कि आज आपके गोद में आए तो मैं उनको गाली गलौच या उनके खिलाफ बोलूं, पर आप बताएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। जिसको आपने बड़ा चोर, बड़ा घोटाला वाला, चक्की पीसिंग कहा, किसी ने कहा इसको देश ने लूटा है, देश को लूटा है। आपने सही कहा था मोदी जी कि कोई भी घोटालेबाज को बाहर नहीं रहने दूंगा। लोग मानते थे कि आप जेल में डालोगे, आपने सबको बीजेपी में डाल दिया है। तो सारे घोटालेबाज बाहर नहीं है, सारे भाजपा में हैं। जिनके खिलाफ वो कहते थे वही वहां पे हैं। और क्या बात करते हैं गरीब के पैसे की। मोदी जी आइए गुजरात में, नकली ट्राइबल का ऑफिस खुला, आदिवासी के पैसे नकली, आपने कहीं सुना है ऐसा कि पूरी गवर्नमेंट ऑफिस फर्जी बन जाए? मोदी जी की डिग्री फर्जी बन गई, ठीक है, पर पूरी ट्राइबल डिपार्टमेंट की एक ऑफिस फर्जी बनी, सबको पैसे देते रहे फर्जी तरीके से, और वो लाखों करोड़ों का घोटाला एक अफसर अच्छा आया तब बाहर आया। उसके बाद साबरकांठा में 2 दिन पहले एक और फर्जी ऑफिस पकड़ी गई, 50 स्टैंप्स मिले गवर्नमेंट के, पैसे सीधे हड़प के खा जाते थे। और कौन निकला? बीजेपी के एक नेता का कनेक्शन निकला। फर्जी अफसर मिलते हैं सीएमओ और पीएमओ से, किसको लूटते हैं ये? तो ये लूट चला रहे हैं और बिल्कुल सच को स्वीकार किए बिना दूसरे पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। थैंक यू। लास्ट आप ही के पार्टी के जो चले गए हैं, दूसरी पार्टी में चले गए, जिसका आपने अभी हल्का सा मेंशन किया, उन्होंने बहुत से जो है स्कैंडल जो हुए थे गुजरात में, उसको सामने लेकर आया था, ऑयल रिफाइनरी का और भी बहुत सी चीज़ें। तो उसके ज़रा बारे में बताइए, कौन कौन से ऐसे बड़े बड़े जो घोटाले थे ड्यूरिंग हिज चीफ मिनिस्टरशिप? देखिए, आप अगर निगाह डालोगे गुजरात गवर्नमेंट की फर्स्ट रो में बैठे हुए लोग और बीजेपी में आखिरी 10 साल में गए हुए लोग, ये वही लोग हैं जिनके वहाँ या ईडी, सीबीआई, सीडी या मोदी जी ने जिसके पर आरोप लगाए थे कि ये चोर है, ये भ्रष्टाचारी है, पैसे खा गए हैं, और कोई एक्का दुक्का नहीं गया हेमंत सोरेन जी जैसा कि आ जाओ हमारे साथ सरकार बना लो, दल बदल लो, और नहीं गए। सिर्फ उनको परेशानी और झेल, जो भी बीजेपी के साथ जुड़ जाता है, कल तक मोदी जी उसको कहते कि जेल में ही रहेगा। नेता बीजेपी के कहते कि तो चक्की पीसिंग, उधर जाता है तो वॉशिंग मशीन से निकलते हैं, दाग सारे चले जाते हैं, और बड़ा पद भी उसको मिलता है, चाहे गुजरात हो या देश का कोई भी हिस्सा हो।